हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही थी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम हार्मोन्स एंड मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो आज आपको जानने को मिलेगा कि क्यों आपको एक ही टाइम पे भूख लगती है, आपको एक ही टाइम पे स्लीप यानी कि नींद लगती है, आपको क्यों नहीं जब आप फ़ोन चलाते रहते हैं तो नींद नहीं आती है, क्यों आपकी आवाज़ भारी हो गई थी एक टाइम पे और आपके कई जगहों में बाल आ गए थे, प्यूबर्टी हिट कर गई थी, एंड क्यों आपको रात में चुनूने काटते हैं। वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में जानने को मिलेंगे हमें। तो नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ पहले बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग जो है हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चंस करिए। ओके, गुड मॉर्निंग, बढ़िया है। ठीक है, ये ग्रुप डी में भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। चुनूने क्या होते हैं, चुनूने अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हार्मोन पढ़ाऊंगा तो चुनूने बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, चुनूने क्या होते हैं ना। एनिमल किंगडम के बारे में क्वेश्चन है ये। रेडियल सिमेट्री वेयर एनी प्लेन पासिंग, वैसे तो कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। चलो पहले फिर भी कर लेते हैं। Where any plane passing through the central axis divides the organism into two equal halves is observed in Coelenterata। ओ ये है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है? सीलेंट्रेटा या निडेरिया, टीनोफोरा एंड अडल्ट एकाइनोडर्मेटा। प्लैटिहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस अ ट्रू बॉडी कैविटी। यूसिलोमेट होते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी होती है? नहीं भाई नहीं, याद करो पीसी स्क्वायर, पी ए क्यूब। ठीक है, ये था एस्टेलमेंथिस, ये निमाटोडा, ये था सीउडोसिलोमेट, फॉल सिलोम था यहाँ पर, ऐसे कैविटी में सिलोम पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो इसके ऊपर वाले सारे असिलोमेट, इसके नीचे वाले सारे सिलोमेट, और इसके ऊपर ये जो पी है ये प्लैटीहेल्मिन्थिस है। ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस असिलोमेट होगा, ना कि यूसिलोमेट। तो गया 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 आया। ठीक, ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, यस। जॉइंटेड लेग्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, काइटिन का बना हुआ होता है, ऑटोस्केलेटन, सबसे बड़ा क्लास इसमें इंसेक्टा होता है। और बाकी टूसिलोम होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिए। द मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो कैसे हम याद करते हैं? डैप, आउटर, मिडिल और इनर। सही है। द ह्यूमन स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 22 बोन्स, 14 फेशियल एंड 8 क्रेनियल, यस। When the brain accounts, sorry, while the brain accounts 2% of body weight, it consumes 20% of the oxygen जो requirement होती है। ठीक है, and 1/6 of the cardiac output. Consider the following statement about the forebrain and its function. ब्रेन है, मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ट्रू, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस रिलेटेड टू मेमोरी एंड लर्निंग, ट्रू। Thalamus acts as relay station, true, possessing sensory information like touch, taste, sound before sending। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो साउंड है, हियरिंग, ये कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? हाइपोथैलेमस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज डन बाई सेरिबेलम। और ये किस पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट का ये पार्ट होता है? तो तीसरा वाला गलत, बिकॉज हाइपोथैलेमस इनर बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, लव, लस्ट, ये सब हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। तो सेरिबेलम जो होता है हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और जो सुनना होता है साउंड, वो टेम्पोरल लोब पे आता है। एक तो फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है, टेम्पोरल साइड में होती है, और ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल देखती है, टेम्पोरल सुनती है, और आगे वाली थिंकिंग एंड रीजनिंग करती है, और ये बीच वाली जो पैराइटल होती है ये प्रोसेसिंग करती है। रिगार्डिंग हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए हाइंड ब्रेन में क्या आता है, पहले तो जैसे ब्रेन स्टेम समझो। ब्रेन स्टेम में क्या आता है? तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, देन पॉन्स आता है फूला हुआ, देन मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है।
प्लस यहाँ पे आपका हाइंड ब्रेन में एक पार्ट होता है, सेरिबेलम भी उसका पार्ट होता है। तो मेडल ऑब्लोंगाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, नो इनवॉलंटरी फंक्शंस। वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सब आपका किस में आता है, ये सब आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, तो अपने आप आंसर आ गया 2 and 3। द पॉन्स इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट coordinates facial sensations, hearing and eye movements. There are 31 pairs of nerves connected to the spinal cord, including 12 pairs of thoracic nerves। 31 pairs of स्पाइनल नर्व्स होती हैं और 12 पेयर्स ऑफ कौन सी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स की, जो हमारे दिमाग से निकलती हैं। जो दिमाग से निकलती हैं वो 12 पेयर की होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो 31 पेयर की होती हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम था, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोमेटिक और सोमैटिक। सोमैटिक जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, वॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, तो वो आ जाता है। वैसे इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और पीएनएस में सारी नर्व्स आती हैं। अब नर्व्स आपकी है तो ब्रेन से निकल सकती हैं, 12 पेयर हैं, और 31 पेयर नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। सोमैटिक जो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भी 2 तरीके का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक होता है फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट होता है इसमें। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि जब आराम से सब कुछ चल रहा हो तो पैरासिम्पैथेटिक, जब थोड़ा सा फाइट और फ्लाइट टाइप हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे होता है। तो ये आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एफरेंट नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट ये इस तरीके से ले जाती हैं सिग्नल को, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन यहाँ पे रिले न्यूरॉन होता है, ये आपका एफरेंट न्यूरॉन हो गया, ये रिले न्यूरॉन हो गया, और इस तरीके से जो लौट के आता है दैट इज इफरेंट न्यूरॉन, जो लेके आता है। तो एफरेंट नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रेस्ट and digest response to relax the body system, CS. The autonomic nervous system regulates the involuntary physiological process such as heart rate, digestion and blood pressure। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, जबकि बिल्कुल ठीक है, सोमैटिक आपका जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। तो एफरेंट इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, इफरेंट लेके आते हैं, ठीक है। इफरेंट को इनको ये मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक, सॉरी ओके गलत हो गई है, बिकॉज यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक होता है ना कि सिंपैथेटिक, ठीक है। तो 1 and 3 आंसर होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा इसकी जगह। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का पैरासिम्पैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, ठीक है। फाइट और जो फ्लाइट वाला सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं हमारे ख़त्म। ऑलराइट, अब हम आएंगे आज के टॉपिक पे, एंड दैट इज ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। यानी कि अब हम जानेंगे कि क्यों भूख लगती है एक टाइम पे, क्यों नींद लगती है एक टाइम पे, क्यों प्यूबर्टी हिट करती है, कब क्यों हिट करती है वो, ठीक है, एंड क्यों तुमको रात में चिरोने काटते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक इसका आपको दिख रहा होगा ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, लेकिन हार्मोन्स को जानने से पहले हमें ग्लैंड्स के बारे में समझना होगा। ग्रंथियाँ क्या होती हैं वो हमें जानना होगा, एक गतियाँ नहीं होगा, ग्रंथियाँ होगा यहाँ पे, तो ग्रंथियों के बारे में हमें जानना होगा। तो ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस ईदर हार्मोन्स और अदर केमिकल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रंथियाँ शरीर के वे अंग हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए हार्मोन या अन्य रसायनों जैसे पदार्थों का उत्पादन और स्राव करते हैं। यानी या तो हार्मोन्स रिलीज करते हैं या अदर केमिकल्स रिलीज करते हैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एंडोक्राइन जो ग्लैंड, अब ग्लैंड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। एंडोक्राइन वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं ये, और एक्सोक्राइन एंजाइम रिलीज करते हैं। ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, ग्लैंड क्या होते हैं, जो हार्मोन या अदर केमिकल मतलब एंजाइम रिलीज करते हैं। क्यों? वो एक फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं। वो एक फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो अभी हम देखेंगे। दे रिलीज हार्मोन्स, वो हमने देख लिया है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दे सेक्रेट एंजाइम्स, देख लिया है, यूजिंग अ डक्ट, यानी कि सीधा ब्लड को दे देते हैं अपना हार्मोन कि भाई ब्लड तू टारगेट सेल तक जा और ये मेरा हार्मोन पहुंचा के आ। ये ग्लैंड क्या कर बोलेंगे
कि ए ब्लड ये मेरा हार्मोन लेके जाओ और डायरेक्ट जो सेल जिसको भी बोलेंगे वो अपना इनका खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। देख रहे हो कितना भयंकर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है कि वहीं पे जो टारगेट सेल होती है वहीं पे जाके वो हार्मोन लैंड करेगा, इधर इधर उधर नहीं जाके लैंड करेगा। ठीक है, तो ब्लड उसको लैंड करवाएगा। ठीक, अब वो हमें इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि क्यों कहीं पे स्पेसिफिक टारगेट सेल पे वो लैंड करता है। ठीक, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको चाहिए डक्ट। ये ब्लड में डायरेक्टली सेक्रेट नहीं कर सकते हैं एंजाइम्स को, ये क्या करते हैं, डक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जैसे कि HCl निकलते हैं, और भी लिवर बहुत सारे हमारे एंजाइम्स निकालता है। पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स निकालता है, जो कि हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सीधा ब्लड में नहीं, उसमें डक्ट होता है, डक्ट का यूज़ करते हैं। वो एक मतलब नलिका टाइप होती है, जैसे लिवर भी है तो ऐसे इस तरीके से आंतों में लिवर जो है वो जो एंजाइम है वो आंतों तक पहुँचाएगा एक डक्ट का यूज़ करके। इस तरीके से पैनक्रियाज जो अग्नाशय है वो एक डक्ट का यूज़ करके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत तक अपना पहुँचाएंगे एंजाइम, जहाँ पे डाइजेशन होगा। ये क्या करते हैं, इनको एंजाइम उनकी डक्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी श्राव वाहिनी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसको, अंतःस्रावी को, ये सीधा रक्त में छोड़ती हैं। सो इसीलिए क्योंकि ये डक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं, यानी कि वाहिनीहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं, और इनमें डक्ट होते हैं, इनमें वाहिनियाँ होती हैं। इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। जहाँ पर एंडोक्राइन क्या है, डायरेक्टली कैपिलरीज़ के उसमें है, तो कैपिलरीज़ यानी कि जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, जो पतली पतली हमने देखा था पाइप्स है ना, याद है आपको, तो कैपिलरीज़ में डायरेक्टली सेक्रेट करेगा। और यहाँ पे जो है ना, अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे बाह्यस्रावी की, तो ये स्किन सरफेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर डक्ट का यूज़ करके ये सेक्रेट कर रहा है अपने एंजाइम को। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो देखेंगे, और वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, बाकी तो अभी हम डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप दिमाग पे आइए, तो दिमाग में आपको 3 ग्लैंड पढ़ने हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, अभी सब हिंदी नेम्स और सब आगे लिखा हुआ, तो चिंता ना करिए। ये गले में जो होता है थायराइड और पैराथायराइड होता है, दो हैं, थायराइड और पैराथायराइड। थोड़ा नीचे आओगे तो अपर चेस्ट में देखने को मिलेगा थाइमस, जो चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है थाइमस। देन नीचे आओगे आप, ठीक है, तो नीचे आप सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें तो टेस्टिकल है ये, क्योंकि आदमी है, लड़का है ये, ठीक है, तो टेस्टिकल देखने को मिलेंगे। फीमेल अगर होगी तो फीमेल में यहाँ पर कमर के पास में आपको ओवरीज देखने को मिलती हैं 2, ठीक है, जैसे टेस्टिकल 2 होती हैं ऐसे ओवरीज भी होती हैं 2। देन ये जो किडनी है, ठीक है, जो किडनी है वो उसके ऊपर, अब ये सर इसके ऊपर आपको नहीं दिखेगा बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट किडनी वो थोड़ा ऊपर होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे है, यहाँ पर भी इसके ऊपर भी कैप होगी, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि वो लिवर के पीछे थोड़ा हाइड हो गई है। तो ये कहलाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देन ऊपर आएगा पैनक्रियाज, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सारे हमारे ग्लैंड है जिनके बारे में हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। शुरू करें ऊपर से एकदम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। चलो तो शुरू करते हैं प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले हाइपोथैलेमस में, तो हमें पता है ब्रेन में जो 4 ब्रेन है अग्र मस्तिष्क का, उसका हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हमने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ा है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, यानी कि भूख, प्यास, लव, एंगर, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है। It is a brain region crucial for regulating many bodily functions including hormone release, body temperature, hunger, sleep wake cycle। ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। और कैसे रेगुलेट करता है, तो ये हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस दीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो पहली बात तो तुम ये समझ लो, ये जो नीला नीला यहाँ पर बना हुआ है ये हाइपोथैलेमस है, और इसके नीचे जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कभी भी डायरेक्टली सेक्रीट नहीं करता है ब्लड में, तो कैसे डक्ट का यूज़ करता है, नहीं, डक्ट का यूज़ नहीं करता है। डक्ट का यूज़ करता तो एंडोक्राइन ना होता। ये क्या करता है, दूसरे ग्लैंड को दे देता है कि भाई तुम रिलीज़ कर देना, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन रिलीज करने के बजाय इसने इसके जो नीचे एक ग्लैंड सिचुएटेड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसमें ये रिलीज कर देता है अपना हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में आप देखने को मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे बेस में है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे टेस्टिकल्स होते हैं मेल्स में, ठीक है। तो उसी तरीके से थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, कि ये एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है, ठीक है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होता है, ठीक है।
एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना अभी आपको समझ में आएगा। तो पहली बात तो इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और ये बहुत छोटा होता है, लगभग आधे ग्राम का इसका वेट होता है। वैसे वेट पूछेगा नहीं, बट फिर भी आधे ग्राम का इसका वेट होता है। Now this anterior pituitary produces and secretes a variety of hormones that regulate various physiological processes including growth, metabolism, reproduction and stress hormone. अगर पीयूष जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पादन और स्राव करता है जो विकास, चयापचय, प्रजनन और तनाव प्रतिक्रिया सहित विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। पहले समझ लो, ग्रोथ समझ में आती है। ग्रोथ का मतलब होता है कि हाइट बढ़ाना और ये सब करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है जो हम खाना खाते हैं तो उसको एनर्जी, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना। क्या बोलते हैं उसको? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। खाना खाते हैं, कुछ भी ड्रिंक पीते हैं तो उससे एनर्जी, उसको ब्रेक करना, उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करना, उससे एनर्जी बनाना, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। रिप्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं, और स्ट्रेस हार्मोन जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है। तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस और रिलीज करता है? प्रोड्यूस और सेक्रीट करता है। प्रोड्यूस का मतलब बनाना, सेक्रीट का मतलब उसका स्राव करना, उसको छोड़ना ब्लड में। तो हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी ये दूध के निर्माण में शामिल है। दूध मतलब जो फीमेल्स में हमें पता है मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद मिल्क को फॉर्म करना, मेनली तो उससे पहले भी, ठीक है, तो मेनली मिल्क को फॉर्म करना ये प्रोलैक्टिन का काम होता है, ठीक है। मिल्क को सेक्रीट करना नहीं, ध्यान रखना, ये सिर्फ फॉर्मेशन तक है, ठीक है, फॉर्मेशन तक है। सेक्रीट में दूसरा हार्मोन आता है, वो कौन आता है? वो आता है आपका, अभी हम देखेंगे, ऑक्सीटोसिन करके होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रोलैक्टिन समझ गए। प्रोलैक्टिन ये एंटीरियर पार्ट की भी बात कर रहे हैं यहाँ। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी में दो लोब हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एंटीरियर की, जहाँ पर हमने पहला हार्मोन पढ़ा प्रोलैक्टिन, जो क्या कर रहा है? मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलो देन ग्रोथ हार्मोन पे आते हैं अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वो रिप्रोडक्शन वाली चीज़ कवर हो गई कि हाँ, जो अगर हम देखें प्रोलैक्टिन है तो ये एक तरीके का फीमेल का सेक्स हार्मोन बोल सकते हैं, मेल में तो देखने को मिलेगा नहीं है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पे आते हैं, इसको सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GHRH इन शॉर्ट बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगेन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसी की ही बात कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस करता है और सेक्रीट भी करता है साथ साथ। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डॉर्फिज्म, बौनापन आ जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन ढंग से सेक्रीट ना हुआ, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो। और अगर ज़्यादा सेक्रीट हो गया, एक्सेस में सेक्रीट हो गया तो भी दिक्कत है, या तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा या एक्रोमेगली हो जाएगा। गाइगेंटिज्म में क्या होता है? आपका बहुत ज़्यादा बॉडी ग्रोथ हो जाता है, स्केलेटल डेवलपमेंट भी तगड़ा हो जाता है, बहुत लंबे चौड़े आप दिखते हैं। एक्रोमेगली में क्या है कि आपके सर्टेन पार्ट जैसे कि हाथ और पैर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऐसे याद कर लो। एक्रोमेगली खली है ना, द ग्रेट खली। खली क्या है? बहुत उनके ग्रोथ हार्मोन, और वो ट्रू भी है कि उनके यहाँ पर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ होगा, तभी उनके अगर आप देखोगे तो पंजे, हाथ, पैर बहुत बड़े हैं, यानी उनको भी गाइगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगली का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो बौनापन, डॉर्फिज्म, ज़्यादा रिलीज हो गया तो गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली हो जाएगा। एक्रोमेगली खली से रिलेट करके याद कर सकते हो। गाइगेंटिज्म तो आपको वैसे भी आपने सुना ही होगा, गाइगेंट है ना, कि बहुत बड़ा। अब आते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे, ठीक है। एंटीरियर में हमने पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन पढ़ा, और हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। क्या पढ़ा? प्रोलैक्टिन मिल्क के फॉर्मेशन में, और हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। अब हम आते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन इटसेल्फ। ये क्या कर रहा था? खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था इंटीरियर पार्ट, और खुद ही सेक्रीट कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ सेक्रीशन का काम है, प्रोड्यूसिंग का काम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेक्रीट करना है, प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के द्वारा दिए गए जो हार्मोन्स हैं उनको ये पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है? स्टोर कर लेता है, और टाइम आने पर उनको रिलीज कर देता है। हार्मोन्स जैसे कि ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH क्या है? ADH को पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीटोसिन देखो। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। ये सेक्रीशन ऑफ मिल्क में, वो फॉर्मेशन में कौन है? प्रोलैक्टिन है, बनने में, और उसके सेक्रीशन में, स्राव होने में, ठीक है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। एंड स्टिमुलेट्स द यूटेरिन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे हेल्प करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फीमेल्स, ह्यूमंस में बात कर रहा हूँ, एनिमल्स में भी, जो हमारे गाय भैंस होते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं गाय भैंसों को, ताकि उनका जल्दी जल्दी उनका लेबर हो और जल्दी से वो दूध उत्पादन शुरू करें, ठीक है, क्योंकि लव हार्मोन होता है। और ये जब हम किसी को हग करते हैं तब भी ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और इसीलिए हमें अच्छा लगता है जब हम किसी को हग करते हैं, या हमें कोई हग करता है। किया तुमको किसी ने? नहीं बेटा, रो नहीं, ठीक है, ऐसे रोते नहीं है। तुम्हारे रोने की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है।
हाँ, ऑक्सीटोसिन मतलब प्यार वाला हार्मोन। ठीक है, जब आप किसी को हग करते हैं, इनफैक्ट आप जब अपने जो पपेट होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, अरे जो कुत्ता बिल्ली जैसे आप पालते हैं ना, तो उनको भी जब आप हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है। चलो, पर्सनल हो गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बट ऐसे रो नहीं, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई ज़रूर करेगा हग, लेकिन पहले उसके लिए पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है। क्या मतलब सर, पढ़ाई लिखाई तो आप भी कर लिए। हाँ, लेकिन अब ठीक है, अपवाद भी होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, तो ADH को ही हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिलीज़ कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटी डायरेटिक हार्मोन में क्या होता है, ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पेशाब जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भी आपको प्यास लगती है, ठंडा पानी ज़्यादा पिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पेशाब लगती है, आपको यूरिनेशन लगता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगता है, पानी पिया पूरा निकल गया। तो इसी वजह से उस जब यूरिनेशन करेंगे एकदम मतलब कलरलेस ऑर्डरलेस रहेगा, क्योंकि वो पूरा पानी ही चला गया आपका। ठीक है, तो आपका वाटर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है अगर ADH बिगड़ा, और इससे हो जाता है आपको डायबिटीज़। क्या था डायबिटीज़, तो सुने थे कि वो तो ऐसा ग्लूकोज लेवल से और लेना देना होता है, ग्लूकोज लेवल उसमें काफ़ी ज़्यादा। अरे भाई पूरा सुन लो, डायबिटीज़ इंसिपिडस, वो जो डायबिटीज़ होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डायबिटीज़ शब्द का, वो डायबिटीज़ मिलिटस होता है। जब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं तब उसको डायबिटीज़ मिलिटस बोलते हैं। ये जब हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, क्यों बिगड़ जाता है मैंने बताया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, डन। अब आते हैं पीनल ग्लैंड पे, समराइज़ कर दूँ क्या, तो यहाँ पे था हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब क्या कर रही थी, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रही थी, ग्रोथ हार्मोन, जिसको कि क्या बोल रहे थे जरा बताओ, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहा है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद कर रहा है। और अगर बहुत कम निकला तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निकला तो एक्रोमेगली या फिर गाइगैंटिज्म हो जाएगा। समझ में आई चीज़, ये समझ में आई। ठीक, इसके बाद हमने देखा था पोस्टीरियर पार्ट जो होता है प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका लेता है और वो सेक्रीट करता है। यहाँ पे खुद प्रोड्यूस करता है, खुद सेक्रीट करता है। क्या है यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन है और ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, डन, ऑलराइट। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्रंथि जो मटर के दाने के एकदम साइज़ के एकदम छोटी सी है। पीनियल ग्लैंड इज अ टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडिल ऑफ आवर ब्रेन। मिडिल ऑफ ब्रेन मतलब जहाँ पे शिव जी का तीसरा नेत्र है, जहाँ पे शिव जी का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वही एग्जैक्टली लोकेशन है किसकी, पीनियल ग्लैंड की। लेकिन ब्रेन के काफ़ी अंदर है वो, मतलब काफ़ी अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र के एकदम अगर आप एकदम पीछे जाओगे तो वहीं पे जहाँ तीसरा नेत्र होता है उसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीनियल ग्लैंड। टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड है इन द मिडिल ऑफ आवर ब्रेन दैट हेल्प्स रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, हम कब सोते हैं, हमें कब नींद आएगी, हमें कब नींद हमारी खुलेगी, वो सब सर्केडियन रिदम इसी से कंट्रोल होती है। कैसे, किससे वो होती है, तो ये होता है आपका मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस, ऑफन कॉल्ड एज द हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस या फिर स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन क्या है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लाइट कम होती जाएगी, वैसे वैसे मेलाटोनिन का जो सेक्रीशन है बाय पीनियल ग्लैंड वो बढ़ता जाएगा और हमें नींद आने लगेगी। यही कारण है कि क्यों जब तुम फ़ोन चलाते रहते हो लेट नाइट तक, तो जो ब्लू लाइट है जो बहुत तेज़ एकदम आपके आंखों में जा रही है, वो मेलाटोनिन के सेक्रेशन को फैसिलिटेट कर ही नहीं पाती है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो ही नहीं पाता है, मेलाटोनिन रिलीज़ हो ही नहीं पाता प्रॉपर अमाउंट पे, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि सोने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले लाइट्स ऑफ कर दें। लाइट्स ऑफ का मतलब है कि इनफैक्ट आप लैपटॉप, मोबाइल, इन सब का यूज़ बिल्कुल तरीके से बंद कर दें। ठीक है, आप बुक पढ़ सकते हैं उस टाइम पे आधे घंटे में, सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। इट हेल्प्स रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल बाय सेंसिंग लाइट एंड डार्क थ्रू सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई।
अरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टाइम पे उठें, प्रॉपर टाइम पे सोएं, बिकॉज उससे आपके बाकी हार्मोन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि आप जब बचपन में आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो निकलते हैं, अभी तो उतने नहीं निकलते हैं, मेनली तो वो बचपन के टाइम पे निकलते हैं, हमारी जो हाइट को बढ़ाते हैं, वो नींद के समय निकलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेलाटोनिन का सेक्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेलाटोनिन क्या होता है, ये स्लीप हार्मोन है। अब पीनल जो ग्लैंड है ना, एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। एक्चुअल में जो सेरोटोनिन है, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये मूड पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हैप्पी हार्मोन है ये, मूड पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है, मूड को इन्फ्लुएंस भी करता है। एक्चुअल में सेरोटोनिन हमारे जो ब्रेन है या फिर पीनल ग्लैंड, उसमें सिर्फ 5 से 10% ही प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे इसका काम मूड रेगुलेशन वगैरह का होता है, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि जो बाकी का 90 to 95% ऑफ सेरोटोनिन है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट में, कल बताया था मैंने। अब होता क्या है ना कि सेरोटोनिन डायरेक्टली नहीं बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। पीनल ग्लैंड में ट्रिप्टोफैन जाता है। ये ट्रिप्टोफैन क्या है, तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, ये बनाएगा पीनल ग्लैंड में जाके सेरोटोनिन, और ये सेरोटोनिन जो है मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा रात में, मेलाटोनिन में। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन गया पीनल ग्लैंड में, उसने सेरोटोनिन बनाया, और ये रात में सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 90 to 95% जो सेरोटोनिन होता है हमारे गट में प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि हमारे प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि पीनल ग्लैंड आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली नींद और मूड के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी नींद लें, तो तभी आपका मूड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, 90 to 95% जो आपका सेरोटोनिन है, लेकिन गट में प्रोड्यूस होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। याद करो एंट्रिक नर्वस सिस्टम, याद करो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और याद करो वेगस नर्व के बारे में, जो हमारे ब्रेन को हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रही है। डन, ऑल राइट। अब आते हैं थाइमस पे। ये वो ग्लैंड है जो हमारे छाती के बीच में और अपर छाती, यानी ऊपरी जो अपर चेस्ट पार्ट है, जो कॉलर बोन्स होती है ना, आई थिंक लड़कियां इनको ब्यूटी बोन्स बोलती हैं शायद, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, तो इसी के जस्ट हल्का सा यहाँ पर आप देखोगे, उसी के साइड में ही आपको देखने को मिलेगा थाइमस। ये जो थाइमस होता है, ये आपके अपर चेस्ट में, बिहाइंड द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट ऑफ हार्ट। ये आपके बचपन में सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल डेवलप्ड होता है जब हमारा जन्म होता है। जैसे जैसे प्यूबर्टी अप्रोच करते हैं, ये छोटा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है हमें। इनिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे, जब हम बच्चे होते हैं, खासकर 15-16 साल तक की उम्र तक, क्योंकि उस टाइम में हमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन चाहिए। तो ये करता क्या है, थाइमस इज़ लाइक ट्रेनिंग सेंटर फॉर दी एंटीबॉडीज़। ये एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। ट्रेनिंग सेंटर किसका होता है? ट्रेनिंग सेंटर होता है एंटीबॉडीज़ का, या फिर मैं बोल सकता हूँ लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट अगर तुम्हें पता हो तो जो हमारी WBCs होती हैं, जो बोन मैरो में बनती हैं, लिम्फोस जो WBCs होती है बोन मैरो में बनती है, जिनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, मोनोफिल, बैसोफिल, यूनिफिल, वैसे लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट मैंने बताया था, जो एक तरीके के ल्यूकोसाइट है, यानी एक तरीके के WBC है, ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, जिससे हमें इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प मिलती है। ठीक, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये एंटीबॉडीज़ का, ये लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, तो ये ब्लड इनको यहाँ भेजता है, सबसे पहले थाइमस में। यहाँ चलती है इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कि किस तरीके से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो किस तरीके से उसको मार भगाना है, वो आपको किस तरीके से मार भगाना है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है एंटीबॉडीज़ को। और ये एक और काम करता है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ जो इसको लगता है कि ये जो है धोखेबाज एंटीबॉडीज़ हैं, ये अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर सकती हैं। ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में काम कर सकती हैं, उनको भी मारने का काम करता है। देख रहे हो कितना प्रॉपर काम अंदर चल रहा है। ठीक है, ऐसे जो अपने ही थाली में छेद करने वाली एंटीबॉडीज़ है उनको मारता है, प्लस बाकियों को ट्रेन करता है ताकि कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आए तो उसको किस तरीके से मारना है। ठीक, तो इसीलिए जब बचपन में हमारी जो इम्यून स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इम्यूनल अगर हम स्ट्रेंथ बात करें, तो हम, अब वो आप बोल सकते हो फिर बीमार क्यों पड़ते हैं, हर चीज़ का वो काउंटर है। बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि भाई हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ भी कचरा डाल दोगे और कुछ होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी हम इतना बाहर खेलते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस होती हैं और इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। जैसे प्यूबर्टी अप्रोच करते हैं, धीरे धीरे इसका साइज़ श्रिंक होने लगता है और इसके जगह फैट ले लेता है। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरेशन ऑफ जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं, T सेल्स विच आर एसेंशियल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। तो ये अपना थाइमस। थायराइड से बेटा इसको कन्फ्यूज़ मत करना, थायराइड इसके ऊपर होगा गले में। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट। अब आते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्रंथि पे। तो द थायराइड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक। तो ये बटरफ्लाई के शेप का होता है, तितली के आकार की ये ग्रंथि है।
इट प्रोड्यूसेज अ हार्मोन कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। एक हार्मोन ये सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता है, इनफैक्ट थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसको T4 बोलते हैं, T3 रिलीज़ करता है जिसको हम ट्रायोडॉक्थायरिनो, अजीब सा नाम है, ट्राई आयोडोथायरोनाइन, ये पूरा नाम है उसका। T3 हो गया, T4 हो गया और एक कैल्सीटोनिन, इन सब को रिलीज़ करने का इसका काम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मैं अपने आप से आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी से थोड़ा समझ में आए। होता क्या है ना, ये थायराइड ग्लैंड है आपका जो बटरफ्लाई शेप का होता है, गले में है, एक ही ग्लैंड होता है ये, एक ग्लैंड। ठीक, ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड जो सॉरी ग्लैंड है, ये मेनली 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 रिलीज़ करता है, मेनली 2 रिलीज़ करता है, एक और है वो भी हम पढ़ेंगे। एक तो है T4 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। और एक है T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन। ठीक, दोनों का काम क्या है मिलके करना, टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी खाना जो खाते हैं उसको एनर्जी में ब्रेक करती है। खाना खाते हैं फिर कुछ भी ड्रिंक लेते हैं, उसको एनर्जी में ब्रेक करने का काम, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यानी कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म के तहत क्या क्या आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको दूर रखते हैं, गर्दन में दर्द बढ़ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम हो इसका। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है, होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है बायोलॉजी में, इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानवर भी अपना स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, कि बाहर कुछ भी हो जाए, चेंजिंग एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि अभी सर्दियाँ थी, बाहर टेम्परेचर कम था, तो हमारी बॉडी अंदर से हीट प्रोड्यूस कर रही थी अपने आप, बॉडी को वार्म रखने के लिए। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, स्वेटिंग होगी हमारी, क्यों, अगेन बॉडी, इनर बॉडी टेम्परेचर अंदर ठंडक मेंटेन करने के लिए। ये सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस के तहत आती हैं। ठीक है, हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना, ये भी होता है, हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना। इसीलिए जब भी इस तरीके का बीपी बढ़ता घटता है तो थायराइड को भी चेक करता है, थायराइड को भी चेक करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि भाई थायराइड कैसा क्या है। ठीक है, T4 T3 ये 2 हैं जो ये सारे काम करते हैं मिलके। और एक और हार्मोन है जो पता होना चाहिए, एंड दैट इज कैल्सीटोनिन। क्या है ये, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है, इट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इस पे भी अभी मैं लौट के आऊँगा। ठीक, लेकिन अभी के लिए इन पे फोकस करते हैं। देखो, पिट्यूटरी जो ग्लैंड पड़े थे पीछे, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पता है मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो और भी बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। उनमें से थायराइड ग्लैंड भी है। कैसे कंट्रोल करता है, तो जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछे जाने के चांसेस कम है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करते हैं, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन पिट्यूटरी क्या करता है, TSH, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन थायराइड ग्लैंड T3 T4 को रिलीज करने का काम करता है। समझ में चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, काफ़ी सारे हमारे सेक्स जो हार्मोन है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। और इनका सेक्रेशन फैसिलिटेट होता है, एक आपका मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन। आयोडो से आप याद कर सकते हो, आयोडो, आयोडीन। इसीलिए अगर आपकी खाने में आयोडीन की मात्रा कम है तो आपको घेंगा रोग होने के चांस है। घेंगा रोग क्या होता है, घेंगा रोग जब आपका T4 की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी तो आपका गला सूज सा जाएगा, मोटा सा हो जाएगा। पहाड़ी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले दूरदर्शन जब लोग देखा करते थे तो एक ऐड भी आती थी, मुझे एग्जैक्टली तो अब याद नहीं है, लेकिन एक तो ऐड आती थी, कोई भी ऐसा पहाड़ी लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता था। तो अभी आप कोई भी नमक देखोगे, पैकेट देखोगे तो उसमें लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट में NaCl में आयोडीन भी डाला गया है, सो दैट आपकी आयोडीन की भी मात्रा प्रॉपर मेंटेन रहे, सो दैट आपका जो थायराइड है वो एक्टिवेटेड रहे और आपका T4 रिलीज हो। नहीं तो आपको क्या हो सकता है, नहीं तो आपको घेंगा हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, दिस डेफिशिएंसी में ऑल्सो कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड टू एनलार्ज, बड़ा हो जाएगा, लीडिंग टू द कंडीशन नोन एज ग्वाइटर।
एन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन कैन रिजल्ट इन हाइपरथायराइडिज्म। देखिए, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो गया, आयोडीन ज़्यादा हो गया, तो थायरॉक्सिन भी ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, थायरॉक्सिन भी ज़्यादा निकलेगा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और अगर कम निकला, डेफिशिएंसी हो गया आयोडीन की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपो का मतलब कम, इसमें क्या होता है, वेट गेन हो जाना, थकावट रहना, ठीक है, और बहुत ही स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। हाइपर में क्या होता है, फास्ट होते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट हो जाता है हार्ट रेट, वेट लॉस हो जाता है, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। जब आपका, ऐसे समझ लो कि जब आप ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम कर रहे हो तब ऐसा होता है, ठीक है। यस, देश का नमक, बिल्कुल। अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पे। ये थायराइड से बस ऐसे रिलेटेड है कि थायराइड के पास में लोकेटेड है, बाकी और थायराइड से कोई लेना देना है नहीं। थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड है, और थायराइड एक ही ग्लैंड है, और वो गर्दन के आगे आगे हिस्से में, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ये जो है थायराइड के पीछे है, ये जो पैराथायराइड है ये उसके पीछे है, ध्यान रहेगा ये चीज़। और ये 4 ग्लैंड होते हैं, दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड, वो एक ही था, ये 4 हैं, and they are located behind the thyroid gland. The main role of parathyroid gland is to regulate the level of calcium in the blood and bones. They do this by producing a hormone called as parathyroid hormone. रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को। अब तुम बोलोगे यही तो थोड़ी देर पहले तुम कैल्सीटोनिन में बताए थे, जो थायराइड रिलीज करता है, बिल्कुल बताए थे, लेकिन दोनों का काम एकदम उल्टा है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्सीटोनिन डिक्रीजेस, क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। और ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन, ये इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। मतलब ये है कि कैल्शियम को किसकी ज़रूरत होती है। कैल्शियम हमारे बॉडी में 99% बोन्स में पाया जाता है। आई होप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी, हड्डियों के बारे की हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन 1% हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। क्यों, ब्लड में क्या ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड में तो हम सुनते हैं कि अगर हमारी हार्ट में, आर्टरीज़ में अगर ज़्यादा कैल्शियम स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कैल्शियम ब्लड में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम के बिना, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारा जो हार्ट है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो कैल्शियम इसलिए बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि क्यों अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हुई तो हमारा जो शरीर है वो इस तरीके से बना है कि बोन्स का कैल्शियम सैक्रिफाइस कर सकता है, वो बोन्स से उठा के लेके आएगा फिर वो। क्यों, हड्डियाँ कमज़ोर हल्की सी चलेंगी, लेकिन अगर हार्ट ही काम नहीं करेगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो फिर लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। तो जो एसेंशियल काम है, जैसे कि बाल हमारे क्यों झड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे स्ट्रेस है, अगर हमें एनर्जी, हमारे अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अगर हम बॉडी को नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी को लगता है कि भाई बिना बाल के तो काम चल जाएगा, लेकिन शरीर के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो नहीं रुकने चाहिए। अब वो बात अलग है कि तो मैं, ठीक है खैर छोड़ो। तो बोन्स 99% हो गया कैल्शियम, 1% हमारे ब्लड में होता है। क्यों होता है, सो दैट हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। और ये जो करता है दैट इज़ आपका कैल्सीटोनिन, ये डिक्रीज़ करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को। डिक्रीज़ होना भी ज़रूरी है, कोई भी चीज़ की अति होना अच्छी बात नहीं है। ना तो बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल अगर कम हो जाएगा, अगर मान लो ये करता है डिक्रीज़ करता है, तो डिक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो जो हमारी हार्ट वाली जो आर्टरीज हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है, विच इज़ दी मेन कॉज ऑफ दी हार्ट अटैक्स, ठीक है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी, एक्चुअल में जो मेरे फादर को भी आया था हार्ट अटैक, उसमें भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें वही निकल के आया था, CAD, कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज़ होती है CAD। तो उसमें वो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है जो आपके हार्ट को ब्लड देती है। हार्ट सबको ब्लड देता है और हार्ट को ब्लड देने वाली होती है कोरोनरी आर्टरी। अगर वो ब्लॉक हो जाए, जिसमें कि मेन आपका कैल्शियम लेवल भी होता है, कि तो कैल्शियम हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, या फिर मेनली तो यही 2 चीज़ें होती हैं, तो भी दिक्कत हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपको चेक करवाना है तो वो तो ब्लड में हो जाएगा। एक्चुअली आपकी कोरोनरी आर्टरी में कितना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन कैल्शियम लेवल तो चेक किया जा सकता है आसानी से। किसी भी आर्टरी में जो डॉक्टर क्या करता है, किसी भी आर्टरी में आपकी ब्लड, आपकी शरीर की कोई भी नस होगी, हाथ की नस होगी, उससे भी वो कैल्शियम लेवल को चेक कर लेगा, और बहुत एग्जैक्टली पता चल जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन बहुत हद तक ये पता चल जाता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, हार्ट तक जो ब्लड को सप्लाई कर रही है, उसमें कितना एक्चुअल में कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, ठीक है, उसमें कितना कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। अब ठीक है, और ये मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट वगैरह, इनसे भी बढ़ता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। जैसे मेरे फादर के साथ था कि ही नेवर कंज्यूम्ड अल्कोहल, और कभी
सिगरेट्स वगैरह कभी कभी सारी चीज़ें कभी कंज्यूम नहीं करी थी। ही वॉज दी हेल्दीएस्ट पर्सन। मतलब अब इनर बॉडी में हो सकता है कि क्योंकि हेरिडिटरी भी होता है कई हद तक, क्योंकि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं ही इज़ अलाइव, बट उनको भी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं इससे पहले। तो बहुत हद तक मतलब उनको शायद जेनेटिक ही था जिसकी वजह से उनको है। बिकॉज मतलब अगेन अगर आपने देखे हो पिक्चर्स में जो मैंने शेयर करी, ही वॉज टॉल हैंडसम एंड एवरीथिंग। मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि हार्ट अटैक आ सकता है ऐसे किसी पर्सन को। ही वॉज दी मतलब मोस्ट फिटेस्ट जिसको बोल सकते हैं। बहुत एक्टिव थे, सब कुछ था, बट फिर भी इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, नॉट फॉर अस बट पूरे गांव में हमारे सबके लिए सरप्राइजिंग था कि मतलब उनको आ सकता है तो फिर किसी को भी आ सकता है। तो ये होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, तो ये कम करने का काम करता है। और अगर बहुत कम हो जाएगा तो हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए पैराथायराइड हार्मोन ज़रूरी होता है, जो क्या करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, मेनली हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी ही था मेनली, क्योंकि ही वॉज मोर प्रोन, क्योंकि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनको 2 बार हार्ट अटैक्स आ चुके हैं पहले, बट सरवाइव कर गए थे वो। बट जो मेरे फादर को पहला वाला आया वो सरवाइव नहीं कर पाए। पता नहीं, बोलते तो हैं क्योंकि ऑन ड्यूटी थे वो, तो बोलते हैं कि कोशिश किया था, पता नहीं कितना कोशिश किया था कितना नहीं किया था। क्योंकि पोस्टमार्टम में तो आया था कि सारी उनका रिब केज पूरा टूटा हुआ था, पूरा रिब केज टूटी थी, हड्डियाँ वगैरह सब। अब उन्होंने बोला कि हमने CPR दिया था तो उसकी वजह से टूट गई थी। खैर, और मेनली था क्या कि शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ले जाते वक्त हॉस्पिटल का नाम तारक राम हॉस्पिटल था। आई थिंक द्वारका साइड में पड़ता है कोई हॉस्पिटल, द्वारका तारक राम। तो उन्होंने बताया कि मतलब सांसें चल रही थी हॉस्पिटल के बाहर तक, लेकिन ट्रैफिक जैम इतना था कि ई-रिक्शा में लेके जाना पड़ा था। एक गाड़ी तक नहीं थी, ई-रिक्शा में ही लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पर मतलब पूरी यूनिट में एक गाड़ी नहीं थी, समझ सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे, अधिवृक्क ग्रंथि पे। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होते हैं? किडनी के ऊपर। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड अबव द किडनीज। ठीक है, जो किडनी होती है इनके ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। एड्रिनल हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, इसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ये एड्रिनल जो हार्मोन होते हैं जैसे कल मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, जो हमारा ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो फ्लाइट और फाइट जैसी कंडीशंस में काम करता है। लाइक एकदम से कुछ हो जाए, है ना, एकदम से भयानक से कोई सिचुएशन आ जाए, रात में आपको एकदम, है ना, कोई भयानक सी आवाज़ आ जाए, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला हो। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे फाइट और फ्लाइट जैसी सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पर ये हार्मोन रिलीज़ होता है। एड्रिनल जो ग्लैंड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे कॉर्टेक्स भी देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको मेडुला भी देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट। ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है। ठीक है, एंड ये इनर पार्ट होता है। ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है, ये इनर पार्ट होता है। ठीक है, ये बाहरी हिस्सा है। ठीक है, एंड ये अंदरूनी हिस्सा है जो मेडुला है। ठीक है, कॉर्टेक्स की अगर बात करेंगे आउटर, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। ठीक है, ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन आपको लगता है कि यार ये ना काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़रूरी भी होता है ये स्ट्रेस हार्मोन। जो अभी हम मेलाटोनिन पढ़ रहे थे, जैसे जैसे रात आती है तो वैसे वैसे मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगता है। पीनल ग्लैंड करता है तो वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे रात आएगी वैसे वैसे कॉर्टिसोल कम होने लगता है। जैसे जैसे सुबह आएगी मेलाटोनिन कम होने लगता है और कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। तो स्ट्रेस हार्मोन ज़रूरी होता है सर्केडियन रिदम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। दिक्कत तब हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो कॉर्टेक्स हिस्सा है, जो आउटर लेयर, ये कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, प्लस ये एक रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ये
ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में काम करता है। तो कॉर्टेक्स जो होता है, इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कॉर्टिसोल को रिलीज़ करेगा जो स्ट्रेस हार्मोन है, एंड एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। देन अगर बात करेंगे मेडुला की, मेडुला जो कि इनर पार्ट है, जो आंतरिक हिस्से में सिचुएटेड है आपका, उसको हम बोलते हैं मेडुला, और ये रिलीज़ करता है एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है ये एक तरीके का स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सेक्स हार्मोन है वो है। ठीक है, एंड्रोजन ये मेडुला रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। मेडुला को, इसको सॉरी एंड्रोजन को यहीं पे लिखो। ठीक है, मेडुला मेनली इनको रिलीज़ करेगा जो कि आपका एकदम से हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे और आपको एकदम बहुत तेज़ी से ऐड करने में आपका पीपल डायलेट कर देंगे। जो हम कल पढ़ रहे थे, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो रहा था, फ्लाइट और फाइट, जो सारी चीज़ें हो रही थी, यानी हमारा सलाइवा कम हो रहा था मुंह में, पीपल डायलेट कर रही थी, आँख खुल रही थी हमारी। ठीक है, एकदम से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही थी, डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो रहा था, वो सारे काम जो करता है वो मेडुला जो इंटीरियर पार्ट होता है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन, जिसको कि एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और एक होता है नोराड्रेनालिन, नोरा फतेही नहीं, ठीक है, नोराड्रेलिन। ठीक है, नोराड्रेनालिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन और इसको बोलते हैं नोराएपिनेफ्रिन। ठीक, इन दोनों का काम होता है एज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तौर पे काम करना, जिसमें कि मेनली जो एड्रेनालिन होता है ये एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, एनर्जी बढ़ा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को। ये क्या करता है? नोराड्रेनालिन या फिर नोराएपिनेफ्रिन, ये आपके एयरवेज को ओपन कर देगा, तभी आपकी सांस ऐसे हो जाती है कि नहीं, एकदम से आपकी तुरंत जो सांस लेने का जो रिदमिक ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपके पीपल डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड आपकी मसल्स में बढ़ने लगता है। वो सारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये मेडुला करता है, जो एड्रेनालिन और नोराड्रेनालिन काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन्स है। कॉर्टेक्स क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है, और क्या कर रहा है, और जो मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत एंड्रोजन भी रिलीज कर देता है, जो कि एक तरीके के सेक्स हार्मोन है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो मेनली तो हमें ये क्या काम है, ओवरऑल अगर पूछ लेगा एड्रेनलिन क्या करता है, फाइट और फ्लाइट। जैसे मान लो को आपने कुत्ता देखा और एक तो कुत्ता एकदम आपने कुत्ता को देखा और कुत्ते ने, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कुत्ते से नज़रें मिलाते हैं, है ना, और कुत्ता आपसे भी नज़रें मिलाता है। ये मुझे काफ़ी बाद में डिस्कवर हुआ कि भाई कुत्तों के नज़रों में नज़रें मिला के मत देखो। अगर तुमने देख लिया कुत्ते के नज़रों में नज़रें मिला के, वो बस तुम्हारा पीछे पड़ जाएगा, और ऐसा पीछे पड़ेगा तुमको दौड़ा लेगा, और दौड़ाएगा फिर तुमको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर वहाँ पर तुम्हारा रिलीज़ होगा हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। लड़ तो सकते नहीं हो, फिर भागने के अलावा और कुछ काम बचता नहीं। कुछ लोग होते हैं लड़ते भी, आप काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे। ठीक है, जैसे अपने ओरायन ने गलगोटिया को दौड़ा लिया। ठीक है, ओरायन भी अपना अलग ही फालतू में बदनाम है ओरायन तो। ठीक है, गलगोटियास की वजह से। तो एड्रेनलिन समझ में आ गया। दो पार्ट हैं, बाहरी कॉर्टेक्स, अंदरी मेडुला। मेनली जो रिलीज होते हैं हार्मोन, जो मेन जिसके लिए जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, वो है मेडुला। एड्रेनलिन और नोराएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और नोराएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तौर पे, और जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है, a rare chronic condition in which your adrenal glands don't produce enough of the hormones cortisol and aldosterone। दोनों कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन? ये कॉर्टेक्स आउटर लेयर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ये आपकी हो जाएगी एडिसन्स डिजीज। ए से एड्रिनल और ए से एडिसन्स। ठीक है, एक्रोमेगली से कंफ्यूज मत करना, ये बता दिया है मैंने डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पहले ही, है ना, पहले हम लोग देख चुके हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। और ये थोड़ा सा देख लेना, द आर्टेरियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी जो आर्टेरियल वॉल होती है, सेक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है ANF, आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर। ANF हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है ANF। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं, तो एक्चुअल में हार्मोन्स तीन तरीके के होते हैं, तो पेप्टाइड हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन या अमीन हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, और अमाइन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स के बने होते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, पेप्टाइड हार्मोन है ये। ठीक है, कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन हो गया। ईस्ट्रोजन क्या होता है अभी देखते हैं, अभी ईस्ट्रोजन क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है ये। स्टेरॉइड हार्मोन होता है ये। और जैसे एड्रेनलिन हो गया, T3 T4 जो आपके अभी हमने देखा था, थायरॉक्सिन, और क्या था ये, ट्राई आयोडोथायरोनिन,
ये जो दोनों होते हैं, ये थायरॉक्सिन और ये आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन, दोनों थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करते हैं। ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनका ड्यूरेशन शॉर्ट लॉन्ग वेरीज। वैसे ये थोड़ा सा देख लो कि किससे बने हुए होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये ड्यूरेशन और स्पीड तो कभी तो पूछेगा तुमसे, ठीक है। ड्यूरेशन स्पीड तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि पूछेगा, तो ड्यूरेशन स्पीड ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली तो ये बस याद थोड़ा सा देख लो कि कौन सा टाइप किसका बना हुआ होता है और इसके एग्जाम्पल्स थोड़े देख लो बस, ठीक है। चलो अभी आते हैं मेजर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे, ठीक है। जो प्रमुख बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं उनको देखते हैं। लेकिन रुकिएगा, ऐसे हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे बिना सेक्स ग्लैंड्स को, ये बिना हम गोनैड्स को देखे हुए। तो गोनैड्स को पहले देखेंगे। गोनैड्स मतलब जो जनन ग्रंथि हैं, जनन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जनन, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें कि मेल में आते हैं टेस्टिस, आपको पता है, ठीक है। 2 टेस्टिस होते हैं। इन मेल रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इन मेल रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वैसे हम जो ये गोनैड्स हैं जिसमें टेस्टिस हो गया या फिर फीमेल में ओवरीज हो गई, जब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हार्मोन पर्सपेक्टिव से जानना है। तो ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन वही की वजह से ही जब सेक्रेशन होता है तो प्यूबर्टी हिट करती है, आपके बाल आते हैं, आपकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है। यानी कि जो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो टेस्टोस्टेरोन की रिलीज़ की वजह से ही होते हैं, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट ओवरीज, जो कि फीमेल्स में देखने को मिलेंगे, 2 हैं, एंड दे रिलीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन की अगर बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि महिला विशेषताओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्या महिला विशेषताएं होती हैं, ठीक है, क्या महिला विशेषताएं होती हैं? तो ईस्ट्रोजन महिला की विशेषता होती हैं कि जैसे उनका चेस्ट डेवलपमेंट होना या फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना या फिर हिप्स का वाइड होना, ये सारे काम जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ईस्ट्रोजन काम करती है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात करेंगे तो इसका मेन काम होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन है ये, प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है ये, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन है ये प्रिपेयर करता है यूटेरस को, ठीक है। इट प्रिपेयर्स यूटेरस, प्रिपेयर्स यूटेरस। यूटेरस ये जो दिख रहा है आपको, ये यूटेरस, जहाँ पे यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर मतलब एग जो होता है वो स्पर्म से मिलता है और उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये यूटेरस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका? बेबी का। अभी तो एम्ब्रियो होगा, फिर वो धीरे धीरे बेबी बनेगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। काफ़ी सारे ऐसा होता है केसेस में कि बच्चे की डेथ पहले ही हो जाती है, प्रेगनेंसी से पहले ही, है ना, वूम में ही, मदर के वूम में। तो वो केस वो यही होता है जब आपका ये बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन ठीक मात्रा में नहीं निकलता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक दे रही है और प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डेवलप कर रही है, जिसको मासिक धर्म या पीरियड्स बोलते हैं। उसके बारे में हम समझेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किस तरीके से पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो ईस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल है, बट प्रोजेस्टेरॉन की भी हेल्प होती है। मेनली ईस्ट्रोजन फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक देता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, हिप्स वाइडन होना, ठीक है। जो यूटेरस लाइनिंग है वो थोड़ी सी थिक होना, ठीक है। बोन की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करना, वो सब ईस्ट्रोजन का काम है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रोलैक्टिन मैंने बता दिया है, वो मिल्क ग्रोथ, मिल्क प्रोडक्शन में फैसिलिटी करता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क सेक्रीशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मेनली ये हमारे, अगर हम देखें तो सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं ये। अब हम आ जाते हैं, अभी हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सब कुछ हमने देखा। अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन के बारे में देख लेते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, ये कौन सी ग्रंथियाँ हैं? स्टार्टिंग में याद करो हमने क्या पढ़ा था, जो एंजाइम्स रिलीज करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं यूजिंग अ डक्ट, यूजिंग अ डक्ट। डक्ट का यूज करके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं और एक्सोक्राइन डक्ट का यूज़ करके करते हैं। अब एंडोक्राइन तो हमने डिटेल में देख लिया, अब हम इसके आगे बायोलॉजी में कहीं देखने वाले नहीं हैं। जितना डिटेल में देखना था, पढ़ना था, पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि जैसे स्टोमक, पैनक्रियास, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड है ये, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करते हैं, ठीक है, स्किन की सरफेस में। तो डक्ट का यूज़ करके ये स्वेट रिलीज करते हैं, एंजाइम है। सलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं? ये सलाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन, फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ये। फूड को आसानी से अंदर जो हमारी ईसोफेगस है, ग्रास नली, उसमें जाने में हेल्प करता है ये। तो वो सलेवरी ग्लैंड उसमें हेल्प करते हैं, ये सलेवरी एंजाइम रिलीज़ करते हैं। लिवर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं डिटेल में बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। स्टमक के बारे में यहाँ पर एक चीज़ देख लो, वो है ग्रेलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने बोला कि एक्सोक्राइन है ये तो,
और एक्सोक्राइन तो कभी हार्मोन रिलीज़ करते ही नहीं है, वो तो रिलीज़ करते हैं आपके एंजाइम्स को यूजिंग अ डक्ट। लेकिन ग्रेलिन तो मैं बोल रहा हूँ हार्मोन है, जिसको हंगर हार्मोन बोलते हैं, जो आपको भूख लगवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेलिन। और एक होता है लेप्टिन, ठीक है, एक होता है लेप्टिन। लेप्टिन आपके फुलनेस, ये वैसे स्टमक रिलीज़ नहीं करता है लेप्टिन, स्टमक ग्रेलिन रिलीज़ करता है। ये फुलनेस का एहसास दिलाता है कि पेट भर गया है, लेप्टिन। और ग्रेलिन क्या दिलाता है, ये हंगर हार्मोन है, ठीक। ये वाली जो चीज़ है, पहला पॉइंट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये ग्रेलिन बस देखो, हंगर हार्मोन है, भूख लगवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर ये बताओ कि हार्मोन रिलीज़ करता है, अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर ये कैसे हार्मोन रिलीज़ कर सकता है। देखो कुछ हमारे ग्लैंड ऐसे होते हैं जो हीट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। मिक्स्ड का मतलब है वो एंडोक्राइन की तरह हार्मोन भी रिलीज़ करेंगे, एक्सोक्राइन की तरह एंजाइम भी रिलीज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो पैनक्रियाज करते हैं हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, एंजाइम भी। एंजाइम हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ये एक एंजाइम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है फूड के। लेकिन हार्मोन कौन से रिलीज़ करता है, तो इसकी दो सेल्स हैं, एक तो अल्फा सेल और एक बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज़ करती हैं और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि जिसको डायबिटीज़ हो जाता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ उसको हम बोलते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका काम होता है इंसुलिन का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। अब अगर ये होगा ही नहीं तो ग्लूकोज के तौर पे पड़ा रहेगा, यानी शुगर के तौर पे पड़ा रहेगा, और हमारी बॉडी का शुगर लेवल, ग्लूकोज काउंट बढ़ जाएगा, फिर हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा। हमारा जो खाना होता है बॉडी में वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम होता है ग्लूकागॉन का, जो अल्फा सेल रिलीज करती है। और बीटा सेल क्या करती है, इसका उल्टा काम करती है, इंसुलिन का यूज करके। अल्फा सेल रिलीज करेगी ग्लूकागॉन को, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, और बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करती है, जो ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में बदलेगा। अब अगर अल्फा सेल तो है, लेकिन बीटा सेल, जनरली बीटा सेल में प्रॉब्लम आती है, इंसुलिन के सेक्रेशन में प्रॉब्लम आती है। और आपने ये भी सुना होगा डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, यहाँ पे चल नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2, है ना, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता है। टाइप 1 में क्या होता है, नो इंसुलिन। और टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो है, इंसुलिन तो सेक्रेट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इंसुलिन आ तो रहा है लेकिन सेल एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है उसके एब्जॉर्प्शन में। तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होती, डाइट वगैरह चेंज करके ठीक हो जाता है। टाइप 1 में दिक्कत होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं उसमें। डायबिटीज मिलिटस इज कॉज्ड व्हेन नॉट इनफ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज। तो ये मिलिटस है, याद आया। डायबिटीज इंसिपिडस क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस का लेने देना, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, अगर उसका रिलीज नहीं होता है तो वो डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। और उसमें आपका पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, पानी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन डायबिटीज़ जो मिलिटस होता है उसका पानी वहीं से कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना इंसुलिन या ग्लूकोज से लेना देना है उसका, ठीक है। तो ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है या एंजाइम भी रिलीज कर रहा है, इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड होगा, मिश्रित ग्रंथि होगी। तो सर इस तरीके से तो स्टमक भी होगा ना, मिक्स्ड ग्लैंड नहीं होगा, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो सर क्यों नहीं होगा, हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम तो रिलीज करता ही है, जैसे HCl रिलीज करेगा, हम देखेंगे उसमें डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में। इसको एक्चुअल में प्रॉपर हार्मोन, जैसे ग्रेलिन है, तो ग्रेलिन को प्रॉपर हार्मोन नहीं माना जाता, कोई मेन हार्मोन नहीं है, इसीलिए स्टमक को हम मिक्स्ड ग्लैंड नहीं मानते हैं। सर वो नहीं, अब वो हार्मोन तो है, अब तुम उस बात पे अड़ जाओ, उसका मेरे पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है। उसके लिए तुम बहुत कोई विद्वान डॉक्टर, उससे पूछना इसका आंसर, शायद उसके पास भी नहीं होगा, क्योंकि है वो चीज़ है तो है, मतलब उसको नहीं कंसिडर किया जाता स्टमक को। क्यों, क्योंकि ग्रेलिन को एक मेन हार्मोन नहीं माना जाता है, इसको एक मेन हार्मोन नहीं माना जाता है, तो इसीलिए इसको एक्सोक्राइन की कैटेगरी में ही रखते हैं हम स्टमक को। लेकिन प्रॉपर अगर मिक्स्ड ग्लैंड देखना है तो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, जो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, और पैनक्रियाटिक जूस तो रिलीज कर ही रहा है एंजाइम के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं, जो ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब होता है जहां ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में वापस तब्दील होना, इस कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। जेनोलिसिस, जेनेसिस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस, जिसको मधुमेह बोलते हैं, तब होता है जब मधुमेह मतलब बहुत ज़्यादा मधुरता आ गई, मधुरता मतलब मीठा हो गया आपका ब्लड, मैंने ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं प्लांट हार्मोन्स एंड मूवमेंट्स पे। ठीक है, तो हरियाली में एंटर करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पूछ लें। मुझे फैटमैन लेनी है बट लेटेस्ट एडिशन, काइंडली ब्रिंग इट्स सेकेंड एडिशन। कोमल जी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, रुकिए। सेकेंड एडिशन पे काम चल रहा है, मिलेगा आपको। लेकिन अभी अगर आप ये एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ एकदम 1 महीने के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। एग्जैक्टली अगर मैं 1 महीने का टाइम पीरियड की बात करूँ तो, लेकिन आएगा, मज़ा आ गया। ओके, डोपामिन हार्मोन कहाँ से? तो अच्छा, फैटमैन भर्ती जा रही पेंसिल से, अच्छा, अच्छी बात है। डोपामीन जो होता है आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है वो, ठीक है। जैसे हमारा सेरोटोनिन होता है मेनली, वो हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वैसे डोपामीन इज़ अ काइंड ऑफ फील गुड हार्मोन। सेरोटोनिन तब रिलीज़ होता है जब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब हमें प्लेजर मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, जैसे कि, ठीक है। तो फील गुड है ये हार्मोन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों में प्लेजर मिलता है, आनंद आ गया एकदम, वो डोपामिन रिलीज़ हुआ। तुमने पबजी खेला, ठीक है, मतलब कोई गेम वगैरह खेला, या फिर काफ़ी लोग कुछ और भी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो उन सब से जो रिलीज़ होता है वो डोपामिन है, ठीक है। जो आपका सेरोटोनिन है वो आपका सेटिस्फैक्शन हार्मोन है, सेटिस्फाई जब होते हैं आप, ठीक है, एकदम से, दैट इज़ योर सेरोटोनिन। डोपामिन इज फील गुड हार्मोन, और ये कौन रिलीज़ करता है? ये भी आपका हाइपोथैलेमस ही रिलीज़ करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। यस, जो भी आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, या फिर जो भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा चुनूने काटते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। जैसे कि जिसमें मेल में आता है टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में आते हैं, मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मेनली, ठीक है। चलो, रील्स देखने से भी, बिल्कुल, रील्स देखने से आपको डोपामिन रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन नहीं रिलीज़ होगा। चलो, अभी आते हैं प्लांट हार्मोन्स पे। तो जिस तरीके हमारे ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट को भी ग्रोथ चाहिए, प्लांट को भी बहुत सारे फंक्शंस करने हैं। तो इसमें ये हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये जो शुरू के आपके 3 हैं, इनको बोलते हैं ग्रोथ ग्रोथ फैसिलिटेटर। ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं, पेड़ को बढ़ने में हेल्प करते हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये क्या है? ये है ग्रोथ प्रमोटर, और ये क्या है? ये है ग्रोथ इनहिबिटर। ये वृद्धि को मारते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ स्टेम करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा उसकी। अब होता क्या है, ऑक्सिन आपको तने के दीर्घीकरण में, ठीक है, अभी मैं ऑक्सिन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, अभी ऑक्सिन के बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना देख लो। पेड़, ये मेनली जो टिप्स होती है, जो शूट की जो टिप होती है, ठीक है, टिप्स में प्रेजेंट होता है ये, और ग्रोथ करवाता है, ओके। जिब्रेलिन जो है, जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन करवाता है। कैसे याद रखेंगे? जी से जिब्रेलिन याद रखना है और जी से जर्मिनेशन याद रखना है। तो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि अंकुरित होने में, बीज आने में हेल्प करता है कौन? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन क्या करता है? ये जो सेनेसेंस होता है उसको डिले करता है, ठीक है, इट डिलेज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग ऑफ प्लांट, बूढ़ा ना लगे प्लांट, बूढ़ा ना हो जाए, एजिंग ऑफ प्लांट को प्रिवेंट करता है ये, ठीक। ऑक्सिन जो है, ध्यान रखना, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब पेड़ होता है तो पेड़ की एक मेन स्टेम होती है, तना होता है, और यहाँ पे साइड में इस तरीके से छोटे छोटे मतलब ब्रांचेस निकलती है, तने निकलते हैं। तो ये क्या करता है, ये सेंटर वाले को खूब बढ़ाता है, खूब बढ़ाता है। साइटोकिनिन आता है, बोलता है अच्छा सब उसी को तो देखो, तो ये लोग, इन लोगों का क्या होगा? तो ये क्या करता है, ये उसको इनहिबिट करता है, एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है, इट इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस, ताकि सारी ग्रोथ मेन स्टेम की ना हो जाए,
साइड वालों की भी थोड़ी ग्रोथ हो। और ग्रोथ कैसे करवाता है? सेल डिवीजन करके। साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन। सेल डिवाइड करके ग्रोथ करवाता है, ठीक। और क्या करवाता है? मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा, तो उससे क्या होगा? लेटरल बडिंग होगी। साइड में अंकुरित ये प्रस्फुटित होंगे और साइड वाले बढ़ेंगे ये, ठीक है। तो लेटरल बडिंग करवा रहा है ये, ठीक है, लेटरल बडिंग। कहीं कहीं पे जिबरेलिन के लिए स्टेम इलोंगेशन लिख दिया जाता है, तो अगर ऑक्सिन नहीं होगा ऑप्शन में तो स्टेम इलोंगेशन का आपका जाएगा क्रेडिट किसको? जिबरेलिन को, जो कि जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग फूल आने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? देन अगर बात करेंगे, ठीक है, देन अगर बात करेंगे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों क्या हैं? और ध्यान रखना अगर नई पत्तियाँ का पूछ ले कि जो नई पत्तियाँ, न्यू लीव्स आने में वो यही हेल्प करता है, ठीक है, नई पत्तियाँ आने में साइटोकिनिन हेल्प करता है। अब ये ग्रोथ इनहिबिटर पे आते हैं, जो ग्रोथ मारते हैं प्लांट की। एब्सिसिक एसिड है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये ग्रोथ को होने नहीं देता, कम करता ही है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि पेड़ बढ़ता ही चला जाए। जैसे कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ज़रूरी है, स्ट्रेस हार्मोन ज़रूरी है, स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंट्रोल के बाहर तो वो दिक्कत कर देगा। वैसे ही ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाएगी तो फिर उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? और रिसोर्सेज आ नहीं पाएंगे तो फिर प्लांट इतना बड़ा हो गया, रिसोर्सेज है नहीं तो पूरा प्लांट मर जाएगा। फिर इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोथ इनिबिट ही करता है, ग्रोथ फैसिलिटेट भी कहीं कहीं पे करता है, जैसे कि फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है ये, यानी कि फल के पकने में भी, यानी कि जिम्मेदार होता है फलों के पकने में। इथाइलिन क्या होता है? जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो C2H4, C2H2 एसिटिलीन होती है जो वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ की जाती है। ये है आपका C2H4। गैसियस हार्मोन है ये, ठीक है, गैसीय हार्मोन है ये, इट इज़ अ गैसियस हार्मोन। लेकिन मेन जिसके फंक्शंस होते हैं वो इनहिबिट करने वाले होते हैं। तो मेन अपने रिसोर्सेज देता है फ्रूट राइपनिंग में, ना कि बढ़ने में, ठीक है, क्योंकि बढ़ना नहीं है, फ्रूट राइपनिंग करवानी है। तो ये है इथाइलिन का काम। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं वो आखिरी टॉपिक है, 5 मिनट का मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 5 मिनट का। प्लांट मूवमेंट, यानी कि पादप गतियाँ, किस तरीके से हमारा प्लांट मूव करता है वो यहाँ पे हमें पढ़ना होता है। तो प्लांट जो मूव है वो दो कारणों की वजह से कर सकता है, या फिर दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, ट्रोपिक और नास्टिक। मतलब ये है कि या तो वो प्लांट मूवमेंट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको चाहिए ग्रोथ, ठीक है, यानी कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है तो उसको हम ट्रोपिक बोल देते हैं। और अगर नॉन ग्रोथ रिलेटेड है, यानी कि उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, प्लांट को ग्रो नहीं करना है, अदर दैन ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं वो नास्तिक मूवमेंट में आते हैं। अनुकुंचन गतियाँ और ये अनुवर्तन गतियाँ, तो अनुवर्तन ग्रोथ करवा रही हैं, अनुकुंचन ग्रोथ के अलावा जो काम हो रहा है वो नास्तिक मूवमेंट में आएगा। तो प्लांट दो वैसे मूव करता है। पहला देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये है कि दे आर डायरेक्शनल एंड अकर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल। ये ऐसे स्टिमुलस हैं, ठीक है, ये क्या हैं? ये ऐसे रसायन हैं जो क्या करेंगे? ये दिशात्मक, यानी एक दिशा में ग्रोथ करवाएंगे प्लांट की। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तुम समझो लाइट, अब यहाँ आएगा ऑक्सीजन, ध्यान से देखना अब इसको, यहाँ पे तुमको समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लांट का मूवमेंट, और उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट, और उसमें भी लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो, यानी लाइट की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है वो। तो होता क्या है कि जैसे स्टेम है, स्टेम में मैंने आपको बताया टिप में ही प्रेजेंट होगा कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है, टिप पे ही प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। मान लो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये मैंने बना दिया ऑक्सीजन को ग्रीन कलर से, ठीक। होगा क्या? जैसे ही सूरज आएगा, सूरज निकलेगा, ये पता है क्या होगा? ये सारे ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन पता है क्या होंगे? सूरज से दूर भागेंगे। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ पे पास में उसके पास जाएंगे, नहीं, दूर भागेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। होगा क्या? क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ग्रोथ करवाता है तो ये वाली साइड ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, ये वाली साइड ज़्यादा ग्रो कर जाएगी राइट साइड कंपैरिजन में। जब वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो ये इधर की ओर, जब ये ऐसे ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, इधर की ओर ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो इधर की ओर झुक जाएगी ये, यानी कि इसका जो अब कुछ डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि सूरज के तरफ हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन सूरज के दूर भागे, दूसरी साइड ज़्यादा ग्रो कर गई तो ऐसा झुक गया सूरज की साइड ये, ठीक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि सिंपल, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पॉजिटिव का मतलब होता है जब उसकी तरफ ग्रोथ हो, जो ग्रोथ करवा रहा है उसकी अगर तरफ ग्रोथ हो तो पॉजिटिव। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके अगेंस्ट ग्रोथ हो रही है तो नेगेटिव। कैसे? जो हमारा तना है,
तना देख लो सूरज की तरफ भाग रहा है और ग्रो कर रहा है। व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट्स कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ठीक, व्हेन अ प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम स्टिमुलस, वो आगे स्टिमुलस से दूर भागता है तो उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जैसे ये लाइट है तो लाइट की तरफ भागा ये तना, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों पॉजिटिव ट्रॉपिज्म? क्यों? क्योंकि सूरज की तरफ भाग रहा है। फोटो क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म। और रूट होंगी, जो जड़ होंगी, जो जड़ होंगी, अगर मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीजन है ये रूट इनिशिएशन भी करता है, यानी कि जड़ों को बनाने में इनिशियली यही हेल्प करता है, जड़ें इसी से यही बनाता है। ठीक है, तो रूट जो है वो कहाँ भागेंगे? रूट हमेशा नीचे की तरफ भागती हैं, जड़ें ऊपर की तरफ भागती नहीं है, नीचे की ओर जाती हैं, तो सूरज के अगेंस्ट जा रही हैं, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट हो रहा है लाइट की वजह से, फोटो की वजह से, इन रेस्पॉन्स ऑफ फोटॉन्स। तो पॉजिटिव है ये स्टेम और नेगेटिव है ये रूट, रूट ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, एंड दिस शूट, ये तना, ये टूवर्ड्स लाइट, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये नेगेटिव। अब आते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म था फोटो लाइट, जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है सबको पता है वो नीचे की ओर चीज़ों को बुलाता है। रूट बोल रही है कि मैं तो नीचे की ही ओर आ रही हूँ ना, तो यानी मैं क्या हुई? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही हूँ। ये तना ऊपर की ओर भाग रहा है, ग्रेविटी नीचे और बुला रही है, तो यानी ग्रेविटी अगेंस्ट है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जड़ें, जड़ें कैसे दिखाएंगी? जड़ें दिखाएंगी धनात्मक, और जो तना है वो दिखाएगा ऋणात्मक। ठीक, हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी, पानी कहाँ है? नीचे है, जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं, पानी की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर सोर्सेज, पॉजिटिव ग्रोथ है। और इनकी क्या होगी? जो तना है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, ओके, कीमोट्रॉपिज्म पे आते हैं। ट्रॉपिज्म सब समझ आ गया। कीमो मतलब केमिकल्स के रेस्पॉन्स में, केमिकल्स के रेस्पॉन्स में होता है, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओवरी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये होता है कीमोट्रॉपिज्म। अभी समझ ही नहीं आएगा आपको, समझ ही नहीं आएगा। पॉलन ट्यूब, ओव्यूल्स, ओवरी, ये जब मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये पूरा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन आता है, फिर पूरा पॉलन ट्यूब बनती है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो रेस्पॉन्स टुवर्ड्स केमिकल्स दिखाते हैं ओवरीज। अभी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा वो तब मैं आपको फिर से बताऊंगा कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। ठीक, चलो। नास्तिक मूवमेंट क्या होते हैं? जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। मूवमेंट ट्रॉपिक वाले होते हैं ग्रोथ रिलेटेड, नास्तिक होते हैं जिनका अनुकुंचन गतियाँ, यानी कि जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ऐसा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं, तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ना नहीं हमें। लाइट के रिस्पॉन्स में, टच, टेम्परेचर, इन सब के रिस्पॉन्स में। जैसे नहीं, आप छुई मुई का पेड़ है, छुई मुई के पेड़ को पढ़ो तो हल्का सा उसमें कुछ छुआ तो मुरझा गई उसकी पत्तियाँ, होता है। तो टच के रिस्पॉन्स में, तो अगर टच के रिस्पॉन्स में अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक, टी से थिग्मो, टी से टच। अगर लाइट के रिस्पॉन्स में, जैसे आप देखो सूरजमुखी का फूल है ना, सूरजमुखी का फूल जो सनफ्लावर होता है वो सूरज की ओर देखता रहता है, और जब सूरज नहीं होता है तब किसकी ओर देखता है? तो सूरजमुखी के फूल एक दूसरे की ओर देखते हैं। जी हाँ, सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ देखता है जब लाइट होती है, और जब नहीं होता है लाइट तो सूरजमुखी के फूल एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। समझ रहे हो तुम? यानी कि तुम्हारा पार्टनर तब तुम्हारे काम आएगा जब डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, तो वो तुम्हें तुम्हारा सहारा बनेगा। नहीं बेटा, रो नहीं, सब होगा, सब होगा जीवन में। ठीक है, रोते नहीं है ऐसा, ठीक है, सब होगा जीवन में। पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, सब होगा जीवन में, ऐसे रो मत। आवाज़ आ जाती है मेरे तक, क्या मतलब सर हम अकेले नहीं रो रहे हैं। खैर, तो फोटोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं आपके, ठीक है, जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, इंसेक्ट्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका भी रिस्पॉन्स हो रहा है ड्यू टू इंसेक्ट या फिर फंगस। टच के रिस्पॉन्स भी हो सकता है फंगस या इंसेक्ट के, उसमें भी। थैंक यू। एंड लेक्चर होता है ख़त्म। जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की, नोट्स चाहिए, डिजिटल क्विजेस चाहिए, वो बैच में एनरोल कर सकता है। ठीक है, एंड इंग्लिश बैच भी है एंड ये कॉम्बो बैच है। ओके, तो चूना खाना चाहिए, नहीं है तो कैल्शियम सप्लीमेंट।
थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, दिल से बुरा लगता है। चलो भाई, ये सही नहीं हो रहा है मस्त। दुख हुआ है ना, दर्द हुआ है ना। सर खुद रो रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। रोदे चेहरे का मतलब यूँ नहीं होता। तो ख़त्म होता है लेक्चर, ठीक है। और अब क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस खोले नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे क्वेश्चन खोल लेने दो, तब तक तुम लोग बगैती काटो। रुक जाओ। दिख तो नहीं रहा कुछ? क्यों? दिख तो नहीं रहा ना कुछ? चलो, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है। चलो पहला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। कल छुट्टी नहीं है, हाँ मैं बता दूँ, ठीक है। शादी हो गई है सर मेरी, तो अच्छी बात है, ठीक है नहीं आपके पास है कोई रात में देखने के लिए, मतलब फूल जैसे गुड़हल, सॉरी सूरजमुखी का देखता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो कल क्लास होगी सर, सैटरडे है लेकिन कल क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं है कल, ठीक है। सैटरडे क्लास होगी, ठीक है, तो कल आना है। जिबलिन जर्मिनेशन फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है। ग्रोथ इनहिबिटर स्ट्रेस हार्मोन है। ऑक्सिन ग्रोथ करवा रहा है। थायरॉक्सिन टी फोर क्या कर रहा था? ये कर रहा था मेटाबॉलिज्म को प्रमोट। नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, बताओ। तो नॉट करेक्टली मैच में आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, देखो फोटो मतलब लाइट, शूट जो होती है स्टेम वो लाइट के तरफ भागती है, सही है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट दिखाती है, तो ग्रेविटी नीचे की ओर बुलाती है, रूट नीचे की ओर ही जा रही है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोट्रॉपिक, भाई पानी का मूवमेंट, फ्लावर का मूवमेंट पानी की वजह से नहीं होता है। कीमोट्रॉपिक, पॉलन ट्यूब बनती है, बिल्कुल ठीक है। ज़ेरोफाइटिक प्लांट अडेप्ट टू हॉट एंड एरिड रीजन्स बाई। तो जो ज़ेरोफाइटिक हमने देखा था प्लांट, वो होते हैं जो बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड है। हेलोफाइटिक होते हैं जो बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में, जैसे हमारे मैनग्रोव्स होते हैं, वो अडेप्टेड होते हैं। तो कैसे होते हैं? डेवलपिंग थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिन का मल्टीपल लेयर्स को क्यूटिकल बोलते हैं, जो कौन रिलीज करता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? प्लांट की स्किन होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ओपनिंग स्टोमाटा ओनली ड्यूरिंग द डे? नहीं भाई, ऐसा ऐसे नहीं होता है ओपनिंग स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा था कि जो स्टोमाटा होता है डाइकॉट प्लांट में, वहाँ पर लीव्स में, डाइकॉट प्लांट में कैसा होता है? नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर बहुत ना के बराबर होते हैं, नीचे होते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तभी वो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था नहीं, लीफ 1 लीफ 2 कंट्रोल लीफ, उसमें वैसलीन लगा रहे थे। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोइंग ऑफ मेज सीड्स इन द सॉइल irrespective their position, the radical always grows downwards, whereas the coleoptile always grow upward. This phenomena is known as phototropism, hydrotropism, chemotropism, geotropism। बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर होगा? यानी कि कुछ दिनों के बाद जो मेज़, हिंदी में नहीं है क्या? नहीं है। कुछ दिनों के बाद जो मेज़ की सीड्स हैं, ठीक है, उनको क्या क्या, तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है रेडिकल, ठीक है। एवरेज जो प्लीम्यूल है वो नीचे की ओर, ठीक है। रेडिकल जो आपका स्टेम बनाता है, प्लीम्यूल जो आपका रूट बनाता है। तो मेनली आपका जियोट्रॉपिज्म है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से मूवमेंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेज द हार्ट बीट इन मैमल्स? तो हार्ट बीट कौन वो इंक्रीज करेगा? हार्ट बीट कब इंक्रीज होती है? लड़ो या भागो, फ्लाइट और फाइट। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज बैक टू द ग्लाइकोजन, ठीक। ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है, ठीक है, जो कि अल्फा सेल्स ऑफ बीटा आइलेट, जो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैन रिलीज करती है। मेलाटोनिन ये आपका स्लीप हार्मोन होता है, पीनल ग्लैंड रिलीज करता है। थायरॉक्सिन T4 होता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्लैंड होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स? के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन, ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए,
ऑक्सीटोसिन मिल्क सेक्रेशन के लिए, और मेनली जो वो क्या बोलते हैं उसको, लाइनिंग जो बनती है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब बेबी बर्थ होता है, मतलब जिस टाइम पे डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे यूटेराइन जो होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इसीलिए जो जानवर होते हैं उनको भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन हो गया और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह इन सबको करता है, ठीक है, फैसिलिटेट। ईस्ट्रोजन होता है जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये आपका मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रिपेयर करता है यूटेरस को फॉर द इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड टू बी। तो पौधों के प्रारोह ऊर्ध्वाधर गति प्रदर्शित करते हैं और इसे निम्नलिखित में से किससे अभिहित किया जाता है। शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट, तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं शूट्स। तो ये कैसे होंगे, शूट ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं मतलब कि लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होंगे और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे बुला रही है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक तो है नहीं, तो फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिक ही क्लिक करूंगा। नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी इन प्लांट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि को निरोध करता है, कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये मेनली तो करता है आपका ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, साइटोकिनिन सेल डिवीजन करवाएगा, नई पत्तियां लेके आएगा और लेटरल बडिंग करवाने में हेल्प करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। एपिकल डोमिनेंस कौन बढ़ाता है, ऑक्सिन बढ़ाता है। जिबलन जर्मिनेशन करता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेंटेन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मेंटेन करने के लिए कौन सा मिनरल इसमें से एसेंशियल है, तो हमें पता है कि कौन सा है, आयोडीन है। आयोडीन अगर नहीं होगा तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड का साइज़ है वो बढ़ जाएगा और गला हमारा मोटा मोटा सा लगेगा, जिसको कि हम घेंगा रोग बोलते हैं। अ स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिविजन अमंग द प्लांट्स. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो तुम्हें सुपरवाइजर बनने का मौका मिल रहा है, ठीक है, बिना कोई एग्ज़ाम पास किए हुए। जल्दी बताओ स्टूडेंट को क्या तुम रिकमेंड करोगे। उसने बोला है कि स्पेसिफिक हार्मोन प्लांट बताओ जो सेल डिवीजन करवा सके प्लांट में, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है, सुपरवाइजरी डिग्री अपने जो मैंने तुमको दिया है, ज्वाइनिंग लेटर फाड़ के फेंक दो बेटा उसको। जिब्रेलिन वालों भी फाड़ के एकदम फेंक दो। साइटोकिनिन वालों रखो अपने पास, ठीक है, टाइम आने पे वो भी ले लूँगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, क्योंकि क्या पूछा गया था यहाँ पे, सेल डिवीजन के बारे में पूछा गया था। साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है, नई पत्तियाँ लाता है, इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को, प्रमोट करता है लेटरल बडिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन कौन सा, ईस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कि देखो इसको ईस्ट्रोजन करके भी लिखा जाता है, ओ से भी शुरू होता है, ठीक है, वही सेम ही है ये। तो ये क्या करता है, ये आपका मेनली क्या करता है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हाई जो हिप्स होती हैं उनको वाइड करना है, कि जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको डेवलप करना, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन में आपका साइटोकिनिन है, इंसुलिन थायरॉक्सिन सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अब एसएससी, अब कोई ऐसा क्वेश्चन था सीडीएस वीडीएस का जो बना नाम से, सब बन गए आराम से वो भी, ठीक है। सरकारी एग्ज़ाम 10:30 को संडे करवा दीजिए प्लीज़। संडे को क्लास है एनटीपीसी वालों की, पूरा ज्योग्राफी वहाँ करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए, तो संडे को तो नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। हाउ डज ऑक्सीजन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो अफेक्ट कैसे करते हैं, इट कॉजेज ऑल सेल्स टू ग्रो इक्वली, इट स्टिमुलेट सेल्स ऑन द लाइट, इट स्टिमुलेट सेल्स ऑन द लाइट साइड टू ग्रो लॉन्गर, इट स्टिमुलेट सेल्स ऑन द शेडी साइड टू ग्रो लॉन्गर। तो जो शेडी साइड होती है, लाइट के ऑपोजिट वाली साइड होती है, वो ग्रो करती है, देख रहे हो। सीपीयू 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, एडिक्विटी। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लांट हार्मोन्स। और भाई रिवीजन करते रहना, ठीक है, हाँ रिवीजन करते रहना, क्योंकि मैं चाहे जितना अच्छा पढ़ा लूँ, चाहे मैं तुमको 25 के 25 सवाल में पेपर में आने वाले वो भी बता दूँ, तो भी सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब ये है कि तुम में से कुछ लोग अपनी फेलियर का ठीकरा जो है किसी और पे फोड़ने वाले हो। तो इससे अच्छा यही है कि आप उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में बने जिनका सिलेक्शन हो। अब वो तो काफ़ी हद तक लक पे भी डिपेंडेंट होता है, नो डाउट, लेकिन रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं पढ़ा तो सबको ही रहा हूँ, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो खुद से एफर्ट मारेगा, खुद से रिवीजन करके रखेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में पकड़ बना के रखेगा, ठीक है। क्योंकि फिर फेलियर के टाइम पे उसका ठीकरा फोड़ना तो आसान होता है, लेकिन उससे आपका जो समय है वो वापस आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, समय और जो आपका जो एनर्जी वेस्ट हुआ है। तो ध्यान इस चीज़ का रखें कि जो भी पढ़ें उसका कायदे से रिवीजन करके रखें, ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं से बनना है, कुछ अतरंगी नहीं बन जाएगा। अतरंगी बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये समझ के रखो। सर आप ऑफ ही नहीं दे रहे हैं,
रिवीजन कैसे करूँ? सर्कल, बुआ जी की शादी है, लो। हाँ, पोस्चर सही कर लेते हैं, चलो। They help to coordinate growth, development, and response to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of the action. यानी ये वहाँ पे बनते ही नहीं हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, वो उनको पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर एक्शन की ज़रूरत, मतलब जहाँ पे चाहिए। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम दे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा कि दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और ठीक है, एंड दे आर सिंथेसाइज एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोथ 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स? प्यूबर्टी से कौन एसोसिएटेड है? एड्रेनलिन तो फाइट और फ्लाइट है, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन होगा, थायरॉक्सिन आपको पता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता ही है, ठीक है, चलो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस? ग्रोथ हार्मोन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ, भाई सिंपल है, ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ करवाना काम होगा, और क्या काम होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लीप वेक साइकिल कौन वो करता है? इज कंट्रोल बाय हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनल ग्लैंड व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द सर्केडियन रिदम। अब कॉर्टिसोल भी स्ट्रेस हार्मोन, थोड़ा बहुत इसका स्लीप में लेना देना होता है, क्योंकि रात आते ही ये कम होने लगता है, सुबह होते ही बढ़ने लगता है, लेकिन ये पीनल ग्लैंड रिलीज नहीं करता है। ये कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन होता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो, ठीक है। ये है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट होता है जो स्किन में होता है, वो अलग होता है, ये मेलाटोनिन है, ओके। Which hormone is primarily responsible for regulating blood glucose levels in the human body, ensuring cells receive adequate energy while maintaining normal blood sugar? तो नॉर्मल ब्लड शुगर भी बना रहे और एनर्जी मिलती रहे, कौन है? इंसुलिन है, ठीक है। सोयाबीन प्रोडक्ट्स कंटेन डैश विच आर सिमिलर टू वन ऑफ द ह्यूमन हार्मोन्स। यानी सोयाबीन में क्या होता है जो कि एक सिमिलर होता है वन ऑफ द ह्यूमन हार्मोन से? तो फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, मैनी ऑक्सीटोसिन होता है, टैक्सोलोफॉर्फिन। तो जो लोग जिम में जाते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से आई थिंक पता होगा, है ना, कि भैया जो है ना, बोला जाता है जो लोग वेजीज हैं, जो नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, तो सोया चंक्स खाएं। सोया चंक्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो जो मतलब जो मैन बूब्स बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का सिक्र, वैसे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ईस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल्स में रिलीज़ होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो है, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स में रिलीज़ नहीं होता है, मेल्स में भी रिलीज़ होता है, लेकिन डोमिनेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फीमेल्स में भी हल्का टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, लेकिन डोमिनेंट होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डोमिनेंट कौन सा है, इसीलिए किसी तो फीमेल में भी मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ठीक है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सोयाबीन सीन इज़ बेटर, या हाँ बेटर होती हैं सोयाबीन, बट ज़्यादा ऐसा बोलते नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पे है, क्यों? सोयाबीन में कौन टॉप पे? तो सोयाबीन में अपना एमपी टॉप में, जो कि खरीफ फसल होती है ना। ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, यस। फेज 13 एडिक्विटी। साइटोकिनिन प्रमोट सेनेसेंस। सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब ये होता है एजिंग। तो जो साइटोकिनिन होते हैं वो प्रमोट करते हैं सेनेसेंस को। डीले कौन करते हैं? डीले करते हैं, क्या बताया था? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किसको पे रिस्पॉन्सिबल थे? जर्मिनेशन पे और फ्लावरिंग में हेल्प कर रहे थे। इथाइलिन एक्सलेट फ्रूट राइपनिंग। तो 1 3 तो सही होगा, लेकिन साइटोकिन गलत होगा आपका। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। साइटोकिनिन भी जो है सेल डिवीजन जहाँ पे होगा, तुम खुद सोचो, बूढ़े लोगों में सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। जो जवान लोग होते हैं सेल डिवीजन होता है, तो जो जवान लोग हैं तो वो जवान दिखेंगे, यानी कि ये भी डिले करता है क्या? सेनेसेंस को, ठीक है। ये भी क्या करेंगे? डिले करेंगे सेनेसेंस को, जिस तरीके से जिब्रेलिन करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग अ प्लांट हार्मोन एंड इट्स प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जिब्रेलिन स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन इन रूट्स,
राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इथाइलिन, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया, करेक्ट पूछा गया ना। साइटोकिनिन इनिशिएटिंग एब्सेशन ऑफ लीव्स, प्रमोटिंग सीड डोरमेंसी, पत्तियों के झड़ने की शुरुआत करना ये साइटोकिनिन नहीं करता है भैया। साइटोकिनिन तो पत्तियाँ लेके आता है, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। जिब्रेलिन सेल डिवीजन स्टिमुलेट करता है रूट्स में, बिल्कुल नहीं। सेल डिवीजन के लिए साइटोकिनिन आता है और रूट डेवलपमेंट में सबसे पहले ऑक्सिन आता है। ऑक्सिन सीड डोरमेंसी, ये भी गलत है। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन करेगा, रूट इनिशिएशन शुरू करेगा, एपिकल डोमिनेंस करवाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इन्वॉल्व होता है, सीड डोरमेंसी नहीं करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। चलो आखिरी के 5 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद सारे होमवर्क में आपके लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिलीजेज द ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज करता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इसको मेनली तो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज, ठीक है। तो मेन ये प्रोड्यूस करेगा, रिलीज कौन करेगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो ग्रोथ हार्मोन देखा था और एक ऑक्सीटोसिन देखा था। प्रोलैक्टिन और एडीएच वो पिट्यूटरी खुद प्रोड्यूस करता है, खुद सिक्रीट करता है, उसका एंटीरियर जो लोब है। ओवर सेक्रेशन ऑफ विच ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, इन मतलब अगर ओवर सेक्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज तो होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन के कम सेक्रेशन की वजह से, ठीक है। डॉफिज्म होता है अगर कम ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन हुआ तो। एक्रोमेगली, ठीक है, जब ओवर सेक्रेशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का। हार्मोन नेम टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, तो टेस्टिस सेक्रेट करेंगे, ठीक है। 24 विच ग्लैंड सेक्रेट इज द ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस, तो ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा, तो ग्रोथ हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस लेकिन हाइपोथैलेमस करेगा। विच हार्मोन ट्रिगर सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन इन बॉयज़, तो लड़कों में क्या वो करता है, तो ऑक्सीटोसिन तो भाई हमने देखा तो वो मिल्क सेक्रेशन, ठीक है, लड़के तो नहीं करते हैं मिल्क सेक्रेशन। एस्ट्रोजन फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टोस्टेरोन होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड ड्यूरिंग अ स्केरी सिचुएशन, डर होता है जब जब डर लगता है तब क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। देख रहे हो आरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, 2025 है ना, जो अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ जिसकी आंसर की अभी 2 दिन पहले ही आई है, उसके सवाल हैं ये एकदम लेटेस्ट, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। बाकी सब आपको पता है, इंसुलिन भी, ग्रोथ भी, थायरॉक्सिन भी। चलो, इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर कम कैल्शियम होगा तो क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, या हाइपो कैल्शियम। मलेरिया तो हम देखेंगे जब डिजीज़ पढ़ेंगे तो क्यों होता है, अनीमिया, लो आरबीसी काउंट होता है, ठीक है, लो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तब। डायबिटीज़ अभी हमने देखा है, अगर इंसुलिन का कम सेक्रेशन हुआ या फिर अगर हुआ ही नहीं या फिर अगर अब्जॉर्प्शन ढंग से ना हुआ तो डायबिटीज़ मिलिटस हो जाता है, इंसिपिटस होता है, एडीएच का कम सेक्रेशन होता है। हाइपोकैल्शियम, हाइपो का मतलब होता है कम, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट बीट ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए हार्ट बीट के लिए, ठीक है, ढंग से। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के लिए क्या जरूरी चाहिए, तो ये चाहिए आयोडीन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करो, ग्लूकागोन और पेप्टाइड हार्मोन जो कि होता है इज प्रोड्यूस्ड बाई दी, तो कौन प्रोड्यूस करता है, हमने तो एग्जाम एग्जैक्ट स्पेसिफिक इसको देखा है कि कौन, अल्फा सेल्स ऑफ बीटा, अल्फा सेल्स जो होती हैं बीटा, सॉरी हाँ, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये करती हैं, और ये हैं कहाँ पर, ये पैनक्रियाज में, ऑप्शन नंबर ए। और इंसुलिन बीटा सेल्स। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उत्तेजना के कारण पौधों की दिशाहीन गति को क्या बोलते हैं, दिशाहीन हो रहा है वो। थिग्मोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, फोटोनास्टी है, या थिग्मोनास्टी है, तो मुझे बताओ नॉन डायरेक्शनल है, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है मतलब ट्रोपिज्म नहीं, नास्ती होगा, नास्तिक मूवमेंट होगा। नास्तिक क्यों हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, फोटो। थिग्मो का मतलब होता है टच, थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है, टच की वजह से, ओके। बाकी यार खुद से करोगे, ओके। कुछ क्वेश्चन हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लो ये वाला। विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल ऑफन नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, कौन प्रोड्यूस करता है, हमने स्पेसिफिकली याद किया एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है, जो आउटर हिस्सा होता है। मेडुला क्या करता है, वो रिलीज करता है आपका एड्रेनलिन और नोराड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नोराएपिनेफ्रिन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस खुद से करेंगे, आंसर की यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लास्ट के 10-11 क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके लिए। बाकी जिसको बैच की रिकॉर्डिंग चाहिए, क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, तो वो बैच में एनरोल कर सकता है, ठीक है। फैटमैन और के लिए बहुत लोग सेकेंड एडिशन के लिए बोलते रहते हैं, वैसे आप एडिशन करते रहिए, जिसके पास है आपकी प्रिपेयर होती रहेगी, लेकिन सेकेंड एडिशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं एग्जैक्टली टाइम आपको कमिट कर पाऊँगा लगभग
एटलीस्ट 1-2 हफ्ते बाद, ठीक है। चलो, फैटमैन में इस बार स्टैटिक ज़्यादा ऐड करिएगा। फैटमैन में इस बार ऐसा जो बनेगा ना, जो सेकंड एडिशन निकल के आएगा, वो तुम तभी बताएंगे तुमको कैसा निकल के आएगा। किस चीज़ का एग्ज़ाम है कल 10 बजे आप लोगों का? हेयर लॉस में डीएचटी होते हैं। हेयर लॉस के लिए डीएचटी रिस्पॉन्सिबल होता है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन का ही डेरिवेटिव है। उसकी वजह से हेयर लॉस होता है, हेयर फॉलिकल्स श्रिंक करते हैं, हेयर थिनिंग होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल भी होता है वैसे, स्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, लेकिन जैसे फीमेल्स में होता है आपका ईस्ट्रोजन वगैरह, हाई प्रोलैक्टिन, तो वो होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में आप देखोगे उतना नहीं देखने को मिलता है, मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल पैटर्न बार्डनेस, जो वी शेप बनने लगता है, फिर धीरे धीरे यू शेप बन जाता है, वो है ना। तो डीएचटी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन होता है, वो डीएचटी ब्लॉकर्स फिर लिए जाते हैं। जैसे एक मिनॉक्सिडिल करके आता है एक सोल्यूशन, ठीक है, ओरली भी लिया जाता है, लगाया भी जाता है। तो वो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, वो उसको डीएचटी को ब्लॉक करता है। तो एडीएच को कैसे कम किया जा सकता है? जिनको वॉशरूम जाना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि आपको वॉशरूम जाना पड़ता है तो एडीएच ही हो, मतलब ये तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो सर्च करके, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। अच्छा अनुज, कहाँ पे 20 मधुमक्खियों की वजह से हुई क्या? क्योंकि अभी मैं गांव गया था तो हमारे यहाँ भी एक बुजुर्ग लोग थे, ठीक है, तो वो ऐसे जा रहे होंगे तो पता नहीं किसी पेड़ में लगी होंगी, इतना भयंकर झपट्टा उन पे मारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी। सर हलवा के आगे काफ़ी इंटरेस्ट है तुम लोगों को, है विधानसभा की स्टोरीज जानने में, मल्टीपल फेसेस ऑफ विधानसभा। जिम स्टार्ट कर दो, पॉस्चर ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, जिम से पॉस्चर ठीक नहीं होता, जिम से आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। पॉस्चर ठीक तो बैठने से होगा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ अजीब से, जिम क्या कर लेगी उसमें? क्यों जिम क्या कर लेगी उसमें? जिम कर सकती है आपका जो मसल स्पैज़म हो रखा है, तो उसको मसल को स्ट्रेंथ कर देगी, स्ट्रेंथनिंग कर देगी। थैंक यू सो मच सर। कल आरबीजेई का पेपर था, बहुत ही सही रहा, पूना पैक से क्वेश्चन आए थे। ओके, अच्छी बात है भाई। यार मैंने तुमको इस लेवल का पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आप जो लोगों ने सिंसियरली पढ़ा है वो लोग जानते हैं, और मुझे ये भी जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं जो पीसीएस क्रैक करते हैं और ये सब, ठीक है। तो वही है, आप रिवीजन करो ढंग से, अपने साइट से आप ये समझ लो कि आपको बेस्ट ही कंटेंट मिल रहा है। और जो लोग बैच में हैं उन लोगों को भी पता है कि ठीक है, बेस्ट अकाउंट मिल रहा है। टेलीग्राम में जब से खुला है टेलीग्राम, जब से बना है टेलीग्राम, रेगुलर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ कंटेंट। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हो। आपके पास टाइम लिमिटेड है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको, लेकिन थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, ओके। संडे को ऑफ ही रहेगा रिवीजन के लिए, लेकिन कल क्लास रहेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी जिसको एनरोल करना है बैच में तो परमार एकेडमी ऐप से कर सकता है।